स्टूडेंट, इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने लेंसेज को समझते समझते एक सिंपल माइक्रोस्कोप का पार्ट भी कर लिया था। कुछ याद आया? हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप का पार्ट भी किया था। यस सर। हाँ सर, थोड़ा सा क्या। नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप हमने किया था और मैंने कहा था कि एक्चुअली में मैं लेंस करवा रहा हूं तो इसलिए आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे करवाया। चलिए रे ऑप्टिक्स पे आते हैं। सर बोलिए। सर वो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला पार्ट एक बार दोबारा करा दो कि मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है समझने में। चलो देख लेते हैं ना, कर लेंगे उसे भी रिवाइज। हमने लास्ट टाइम पे प्रिज्म शुरू किया था, एट द एंड ऑफ द क्लास हम लोगों ने इसको शुरू किया था। पहले यहीं से कंटिन्यू करते हैं। बेटा प्रिज्म क्या होता है? जिसके कितने ट्रायंगुलर फेसेस और कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं? टू थ्री ट्रायंगुलर दो थ्री ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर। तीन रेक्टेंगुलर। है ना, ये हमने किया था। अब एक रे डायग्राम आप बनाइए। मान लीजिए एक प्रिज्म है, ये ए बी सी, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। मान लीजिए यहां से रे आई। अब बताओ रे अगर यहां से आई तो कहां जाएगी? ऑप्टिकल रेयर से ऑप्टिकल डेंसर में आ रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल। तो नॉर्मल बनाइए। सर वेयर इज अ नॉर्मल? सर 90 डिग्री बनाइए, इसे ही नॉर्मल कहते हैं। सर इसे ही नॉर्मल कहते हैं, राइट सर। सर ये इंसिडेंट रे नॉर्मल, तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ? यस इज सर। इट एंगल? यस यस सर। सर। यहां से अगर रे सीधी जाती तो ऐसे जाती, ओरिजिनल डायरेक्शन। अच्छा अब ऐसे तो जाएगी नहीं, इट विल गो टुवर्ड द नॉर्मल। सर नॉर्मल की तरफ बेंडिंग हो गई, सर नॉर्मल की तरफ बेंडिंग हो गई। अब ये रे ऑप्टिकल डेंसर से वापस ऑप्टिकल रेयरर में आने वाली है, ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकल रेयरर में आने वाली है। सो इट विल गो टुवर्ड द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। away from the normal. अवे। तो यहां पे नॉर्मल फिर से बनाइए और बनाइए अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए यहां से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो क्या रे अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी लाइक दिस। सो क्या ये मेरे लिए हो गई इमर्जेंट रे? क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. तो क्या ये मेरे लिए एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया? और लेट अस कॉल इट R1, लेट अस कॉल इट R2। ई को कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। बेटा लिखो पहले यहां तक, फिर हम आगे बात करते। अच्छा ये है फाइनल डायरेक्शन, दिस इज फाइनल डायरेक्शन। तो इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच का ये जो छोटा सा एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। पहले ये रे डायग्राम आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में बनाया हुआ है। आपने इसे रे डायग्राम को 10th में बनाया था और मैंने आपसे इस चैप्टर की बिगिनिंग में ही कहा था दैट मैं आप लोगों को सारे 10th क्लास के टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद हम 12th पे चलेंगे। तो पहले ये रे डायग्राम 10th का बना लो, फिर हम इसके मैथमेटिकल एनालिसिस पे काम करते हैं। जी हो गया? नो सर। बच्चों अब हम इस पे मैथमेटिकल एनालिसिस पे कुछ काम करते हैं। और मैंने आपसे ये बात बार बार कही हुई है, जितने हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछो।
Yes, sir. चलो अब आते हैं अपने 12th क्लास के ऊपर। This is the angle of deviation A, B, C. ये मेरे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरे लिए एंगल ऑफ इमरजेंस, दिस इज एंगल R1, दिस इज एंगल R2। लेट अस सपोज लाइक दिस। ओके, इसको नाम दे देते हैं M, इसको नाम देते हैं Q, इसको नाम देते हैं T, इसको नाम देते हैं U, कुछ भी दे दिया मैंने। ये नॉर्मल है विच इज 90 डिग्री, सर ये 90, सर ये 90, सर ये 90। ओके, ये एंगल I, ये R1, तो ये कितना, ये कितना, बोलो। I minus I R1. minus R1. I माइनस R1, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर ये E, ये R2, तो ये कितना, E minus R2. E minus E R. माइनस R2, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इन ट्रायंगल TMQ, इसको देखें आप ध्यान से। दिस इज T, दिस इज M, दिस इज Q, दिस इज I माइनस R1, दिस इज E माइनस R2। क्या ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. एक्सटीरियर बताना क्या लगेगा ये फॉर्मूला? Delta equals to I minus R1 plus E minus R2. करेक्ट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. ये फॉर्मूला याद रखना, आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा आपको। दूसरा एक और देखो, इन क्वाड्रिलेटरल AMUQ, ये 90 है, ये 90 है, ये A है, ये M है, ये Q है और ये U है। तो क्या मैं इसको ऐसा बोलूं, एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल U प्लस 90 इक्वल्स टू 180, सॉरी 360। तो क्या Yes, एंगल sir. A प्लस एंगल U इक्वल्स टू 180 डिग्री? हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। सर ऐसा भी तो लिख सकते हो आप, इन ट्रायंगल MUQ, ये देखो सर, ये R1, ये R2 और ये U, R1 प्लस R2 प्लस एंगल U इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो कंपेयर Yes, 1 sir. एंड 2, कंपेयर करो 2A एंड 2B को। तो क्या ये मेरे पास ये दिख गया कि एंगल A का मतलब R1 प्लस R2 है? Yes, sir. याद रखना ये दोनों बॉक्स वाले फॉर्मूले, लिख लो इसे बेटा, ये फॉर्मूले लिख लो, आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे।
ओके, इज इट डन? Yes, sir. 7 minutes. ओके, चलिए अभी बोर्ड इरेज कर रहा हूँ। स्टूडेंट, क्या आप लोगों ने लिख लिया इसे? शुड आई इरेज द बोर्ड? देखिए, पुट 3 इन फर्स्ट, तो कितना आ गया? डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ए प्लस डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई। क्या ये ऐसे भी याद किया जा सकता है एक्सप्रेशन? क्या ये एक्सप्रेशन ऐसे भी याद किया जा सकता है? Yes, sir. लिख लो इसे बच्चों, ये एक्सप्रेशन याद रखना, आपके एग्जाम में काम आएंगे। चलिए, क्या मैं बोर्ड इरेज कर दूं? Yes, sir. ठीक, अब और कुछ चीजें सुनते हैं। ये कहलाता है, डेल्टा कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, कंडीशंस क्या होती हैं? फर्स्ट, द रिफ्रैक्टेड रे MQ is parallel to base of a prism BC. Second, angle of incidence equals to angle of emergence. Third, angle R1 equals to angle R2. Let R. स्टूडेंट, ये तीनों कंडीशंस याद रखें। अगर मैं इस कंडीशन को थर्ड में पुट करूं तो आंसर आता है, अगर मिनिमम डेविएशन है तब ये कंडीशंस हैं, वरना नहीं है, हर बार नहीं है। यूज इन थर्ड एंड फोर्थ। तो A का मतलब हो गया R प्लस आर, दैट इज A इक्वल्स टू 2R, दैट इज R इक्वल्स टू A बाय 2। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अच्छा इसमें यूज करूं तो फोर्थ में, तो कितना आ गया? यूजिंग 3, A प्लस डेल्टा मिनिमम I प्लस आई, तो A प्लस डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू 2I, तो I इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, 5B यूजिंग फोर्थ। मैं R और I निकालने में क्यों इंटरेस्टेड हूं बेटा? I और R निकालने में क्यों इंटरेस्टेड हूं मैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। करेक्ट, लिखो। आपने ये सब
10th में नहीं पढ़ा था, पहले इसको लिखो। बच्चों क्या आपने लिख लिया? Yes, sir. बेटा कोई लिख रहा है तो बताइए, नहीं तो मैं पूरा बोर्ड इरेज कर दूंगा। सर एक मिनट। चलिए, नाउ इज इट डन? ओके फाइन। अब लगाना जरा स्नेल्स लॉ, बताना क्या आंसर आएगा। स्नेल्स लॉ बताइए क्या आंसर आएगा। म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। तो साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 ओवर साइन ए बाय 2 यूजिंग 5a 5b। तो सर आपके पास ये म्यू का एक्सप्रेशन आया। सर बोलो। सर डेल्टा तो मैक्सिमम होना चाहिए ना, मिनिमम क्यों ले रहे हैं? बेटा मैक्सिमम क्यों होना चाहिए? मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या है कि मेरे को छोटे से छोटा डेल्टा कितना दिखाई दे सकता है, जीरो तो नहीं दिखाई देगा, ये बात तो है। यस सर। तो कितना छोटा हो सकता है सर ये वो बट आपने निकालना है। ये लिख सर आपने आई डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा ई फॉर मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन लिखवाई थी ना। नहीं बेटा, मिनिमम की लिखवाई है, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ओके सर, तो मैंने गलत पढ़ लिया होगा। बेटा क्या आप लोगों ने इसे यहां तक लिख लिया? बच्चों क्या आप लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड। ओके। अच्छा, और क्या पूछ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में बच्चों? जब सब्जेक्टिव पेपर है ना, तो आज से 3 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन प्रिज्म के ऊपर ही था। उसमें ना कहा गया था कि डेल्टा 3 डिग्री है और बाकी सब एंगल भी ऐसे ही दे रखे थे, कोई 4 डिग्री, कोई 5 डिग्री, कोई 2 डिग्री, बाकी सब एंगल स्मॉल थे। इस स्मॉल एंगल से क्या सिग्निफिकेंस थे? फॉर स्मॉल एंगल and measured in radian. Sin theta is nearly equals to theta. Correct. So sin theta nearly equal to theta, that is sin a by 2 nearly equal to a by 2 sin a plus delta minimum by 2 nearly equal to a plus delta minimum by 2। तो तब ये फॉर्मूला बन जाता था नियरली टू ने 2 को काट दिया तो बचा क्या? a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय a। तो ये फॉर्मूला बन जाता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो। लिख लो इसे भी, लेकिन ये सिर्फ तभी अप्लाई करना जब एंगल छोटे हों, मतलब 5 डिग्री के से नीचे।
जी, इज इट डन? यस। चलिए, एक उधर ले जाइए, इसको यहां ले आइए, डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला दिख जाए तो यही है, लिखो इसे। इज इट डन? Yes, sir. यस सर। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अभी आप लोगों के अगर स्कूल जब ओपन थे, क्या आप लोगों को प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करवा दिया गया था? सर करा था लेकिन No, sir. कंप्लीट नहीं हो पाया। लास्ट क्लास हाँ जी, सर करा था। ओके, तो क्या आपने उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे बताइए जरा। सर 6 बार प्रिज्मा के डाय सर 6 बार प्रिज्मा के डायग्राम बनाने थे और फिर एक ऑब्जर्वेशन से अलग अलग एंगल से ऑब्जर्वेशन लेनी थी और फिर एक ग्राफ बनाने को था। वेरी गुड। अच्छा, ग्राफ किसके बीच में बनाया था? एक्सपेरिमेंटल ग्राफ किस किस के बीच में बनाया था? सर मुझे देखना पड़ेगा, मैंने एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं कर पाया था, एग्जाम शुरू हो गए थे तो फिर नोटबुक में बच्चों, याद नहीं मुझे। नहीं नहीं, बताओ बच्चों, आपने अगर एक्सपेरिमेंट किया था तो वाई एक्सिस पे क्या था और एक्स एक्सिस पे क्या था? बताइए। नहीं याद? किसी को भी नहीं याद? एंगल ऑफ डेविएशन और आई, और इसका ग्राफ हमने बनाया कैसे था? इस ग्राफ के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए होंगे ना? कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए थे ना, तभी तो आपने ग्राफ बनाया था, ऐसे थोड़ी बनाया था। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट को किया कैसे था? बेटा किया आपने ऐसे था, आपने प्रिज्म रखा था अपनी एक प्लेन शीट के ऊपर, है ना, और उस प्रिज्म शीट के इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ आपने एक पिन लगाया था और उसकी दूरी पे कुछ एक पिन लगाया था। हाँ सर, पिन लगाया था और आपने इधर से ऑब्जर्व किया था, इधर से इसे देखा था, और जहां पे आपने इसे, इसकी इमेज दिख रही थी आपको इन पिन की, तो आपने यहाँ पे पहला पिन लगाया था। फिर जहां पे तीनों पिन्स की इमेज दिख रही थी, फिर आपने यहाँ पे फोर्थ पिन लगाया था। फिर आपने क्या किया था, अपने स्केल से इसे सीधी लाइन कर दी थी, इसे सीधी लाइन करी थी, और डी की हेल्प से आपने डेल्टा मेजर किया था, आई मेजर किया था, और एक टेबल बनाया था जहां पे आई लिखा था, जहां पे ई लिखा था, जहां पे डेल्टा लिखा था। क्या आपने ऐसा ही टेबल बनाया था? Yes, sir. यस सर। ऐसा ही टेबल बनाया था सर। पहली ऑब्जर्वेशन हमने ली थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सीरियल नंबर 1। 30 डिग्री। सर आई की कुछ वैल्यू हमने लिखी थी, ई की कुछ वैल्यू हमने लिखी थी, और डेल्टा की कुछ वैल्यू यहाँ पे आ गई थी। हाँ सर, और उसको देख के हमने एक प्लॉटिंग कर दी। फिर हमने दूसरी ऑब्जर्वेशन ली थी,
फिर हमने आई की कुछ वैल्यू ली थी, ई की फिर वैल्यू चेक करी थी, डेल्टा की कुछ वैल्यू चेक की थी, राइट। और ऐसे करते करते हमने मल्टीपल वैल्यूज ली थी। कितनी वैल्यूज ली थी आपने? सर 7 वैल्यूज। बेटा आपकी मर्जी, जितनी मर्जी ले सकते हो, लेकिन रुकना कहाँ पे है? रुकना कहाँ है कि चलते ही रहे हमेशा? बेटा रुकना वहां है, आपने कोई एक वैल्यू देखी, कोई एक वैल्यू, लेट अस से एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास कुछ भी ले लेते हैं, 45 डिग्री एग्जाम्पल, और आपने ई चेक किया तो ये भी 45 डिग्री एग्जाम्पल, 42 मान लेते हैं, चलो 42 एग्जाम्पल, मतलब ये दोनों एंगल सेम आ गए। ये आपके लिए अच्छा एंगल है। उस समय मान लो आपका एंगल ऑफ डेविएशन 39 डिग्री आया एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट I इक्वल टू ई जब होता है तो डेल्टा मिनिमम होता है क्या? यस सर। Yes, sir. डेल्टा बिकम्स मिनिमम। सर यही चाहिए था हमें, आपके पूरे एक्सपेरिमेंट का यही जेस्ट होता है। और आप ऐसी मल्टीपल वैल्यूज निकालते हैं, आपकी मर्जी 6 लो, 7 लो, 10 लो, जितना आपको अच्छा लगे, और उन सब की वैल्यूज को ग्राफ पे डालते जाओ और आपको एक ग्राफ ऐसा दिखाई देने लगता है। इस ग्राफ का मतलब देखो, ये ग्राफ कहता है कि बच्चों यहां देख, यहां देख, डेल्टा मिनिमम, इधर देख, आई बढ़ा रहा हूं मैं, ये देखो आई बढ़ रहा है। हाँ सर आई बढ़ रहा है तो डेल्टा घट रहा है। ये ग्राफ मुझे बता रहा है आई बढ़ाओ डेल्टा घटेगा, आई बढ़ाओ डेल्टा इतना कम हो जाएगा, और उस समय आई ई के बराबर हो जाता है। इस पॉइंट पे आई ई के बराबर है। इसके बाद फिर आई बढ़ाओ, आई और बढ़ाओ, मैं देखता हूं कि डेल्टा बढ़ने लगा, फिर डेल्टा बढ़ रहा है। आप जितनी मर्जी वैल्यूज ले लो। तो इस पूरे ग्राफ से आप एक्चुअली में निकालते क्या हो? इस पूरे ग्राफ से आप डेल्टा मिनिमम निकालते सर हो। हाँ जी सर ये उल्टा नहीं है, आई बढ़ाएंगे तो डेल्टा बढ़ेगा। आई बढ़ाएंगे तो डेल्टा बढ़ेगा, यहां से देखो यही हो रहा है, इस जगह से, इस यहां से अगर मैं देखूं तो आई बढ़ रहा है लेकिन डेल्टा घट रहा है। आई बढ़ रहा है डेल्टा घट रहा है, ये देखो क्यों? आपके पास यहाँ पे आई बढ़ाने से डेल्टा घट रहा है, और यहां देखो तो आई बढ़ाने से डेल्टा बढ़ रहा है। क्योंकि आपके पास जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हैं तो बच्चों एक्चुअली में एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होने से अंदर का रिफ्रैक्टेड एंगल R1 चेंज होने लगता है, और R1 के चेंज होने से डेल्टा चेंज होने लगता है। स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखते हैं इस इक्वेशन को जो मैंने अभी यहां लिखी थी, विच इज म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 साइन ए बाय 2, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें साइन आ रहा है, और साइन वेव कैसी होती है? जो ऑल्टरनेटिवली बढ़ती घटती है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ भी नहीं सकता था। पहले घटती है फिर बढ़ती है ना? यस सर। अब यस सर। आपने अगर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था अपने स्कूल में, तो इस एक्सपेरिमेंट का एक्चुअली में एम था क्या? करना क्या चाहते थे इस एक्सपेरिमेंट से? आप निकालना क्या था? आपकी एम क्या था? टू फाइंड व्हाट? टू फाइंड व्हाट? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, उसके बाद बस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना था और कुछ नहीं, या और भी कुछ निकालना था? इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना था। अरे क्या बात समझ आई?
यस इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना था। यस और नो? तो आपने इस ग्राफ से जो डेल्टा मिनिमम निकाला है, आपने इस ग्राफ से जो डेल्टा मिनिमम निकाला है उसको आप यहां यूज करें। डेल्टा मिनिमम को आप यहां यूज करें तो क्या आ जाएगा? म्यू नहीं आ जाएगा? यस क्या यस सर। क्या ठीक है? हाँ सर, खत्म। आई बात समझ में? तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का एम्बिशन था डेल्टा मिनिमम निकालो और उसके बाद म्यू निकालो। लिखो इसे। जी, क्या आपने लिख लिया इसे? यस सर। सर 1। जी, क्या मैं बोर्ड इरेज कर दूं? बेटा क्या मैं बोर्ड इरेज कर दूं? यस और नो? यस चलिए, अब कुछ और चीजें सुनते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट, डिस्पर्जन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब बेटा डिस्पर्जन आपके सिलेबस में अब नहीं है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज ऑप्टिकल मींस? सर लाइट, रिलेटेड टू लाइट। वेरी गुड, रिलेटेड टू लाइट। इंस्ट्रूमेंट मींस device which uses light and its phenomena। क्या मेरी सर बात क्लियर है? हाँ जी। सर प्योर और इम्प्योर स्पेक्ट्रा है क्या सिलेबस में? नहीं, अब इस बार तो स्पेक्ट्रम वाला पार्ट ही हटा दिया। अगर ओके। टाइम
बचेगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ बाद में डील करूंगा, बट हाँ अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होने की वजह से पहले आउट ऑफ सिलेबस में कुछ भी नहीं डील करूंगा। ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वो डिवाइस जो लाइट या उसके फिनोमिना को यूज करते हैं। हमारे डेली लाइफ में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बताना कुछ जो आपको पता हो, कुछ भी बोलिए। Microscope, telescope, binoculars, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। spy glasses. हमारे सिलेबस में ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो ही हैं, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप आपको, व्हाट इज माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप क्या होता है पहले तो ये बताओ। Which shows uh, ex extremely small things bigger to us. It shows bigger virtual images of An optical instrument which is used to observe microscopic particles, yes or no? टेलीस्कोप, टेली का मतलब होता है फार, स्कोप का मतलब होता है ऑब्जर्व। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to observe far away bodies। तो अगर मैं आपसे माइक्रोस्कोप पूछना तो समझ जाना मैं कुछ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज को स्टडी करने वाला हूं, और टेलीस्कोप मतलब दूर की चीज को स्टडी करने वाला हूं। बेटा माइक्रोस्कोप आपको दो पढ़ने हैं। सर बोलिए। सर माइक्रोस्कोप के लिए मैं बोल सकते हैं कि ये माइक्रोन के टर्म्स में दिखाते चीज़ों को। माइक्रो जो छोटी चीजें उन्हें दिखाया जाता है। अब माइक्रो मतलब का 1 मतलब मिलियन। 10⁻⁶ सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा बच्चों एक चीज आपको बताता हूँ, आज की डेट में ना हम लोग इससे भी एनहांस माइक्रोस्कोप बना चुके हैं। नाम पता है आपको जो इससे भी अच्छा है? नाम बताओ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नाम सुना है? यस सर। no sir. कोई बात नहीं, आपके सिलेबस में है भी नहीं। आपके सिलेबस में यही दोनों है, सिंपल एंड कंपाउंड, लेकिन आज के डेट में हम इससे भी ज्यादा एनहांस कर चुके हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको दिखता कैसे है? अगर आप 10th क्लास तक बायोलॉजी में लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे तो आपके पास ऐसा एक ऑब्जेक्ट होता है, यहां से आप इसे व्यू करके देख रहे होते हैं। नाउ यहाँ पे ऐसे एक प्लेट लगाई जाती है। कुछ याद आया? ऐसी सी शेप होती है उसकी कुछ। Yes sir. यस और सर। उसके नीचे लेंस भी होता है। हाँ मिरर होता है, यहाँ Mirror, लेंस yes होता sir. है। अब कुछ कुछ ऐसी शेप होती है जो हम लोग यूज करते हैं। चलिए डिटेल में बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, बहुत डिटेल में। टेलीस्कोप की कुछ कैटेगरीज हैं। नंबर 1 रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, and second is reflecting type telescope। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या होते हैं बात करेंगे। इस पे भी दो कैटेगरीज होती हैं, कैसन-ग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप
and second is Newtonian reflecting type telescope. रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इसके अंदर भी हम दो चीजें स्टडी करते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम लोग फिर बात करते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड लीस्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पता है बच्चों, ये सारे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप आपके सिलेबस का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन अब आपके सिलेबस में क्या रह गया है? एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये रिफ्लेक्टिंग में सिर्फ एक कैसनग्रेन, रिफ्लेक्टिंग में सिर्फ एक नॉर्मल एडजस्टमेंट, बस। मतलब टेलीस्कोप में सिर्फ दो ही एक नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला रिफ्रैक्टिंग में एक पढ़ना है और रिफ्लेक्टिंग में एक पढ़ना है। लेकिन बच्चों को कहा जाए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ो, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप को उनको आइडिया नहीं दिया जाए, तो ये बच्चा कंपाउंड माइक्रोस्कोप सीख ही नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा आइडिया दिया था, आज फिर से एक बार रिकॉल करवाऊंगा, अगर बच्चे भूल गए हैं तो। फिर कंपाउंड पे स्टार्ट करेंगे। लिख लो पहले, आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा रिडक्शन हो चुकी है। Okay, is it done? Seven minutes. Okay. Now is it done? Yes, sir.
सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने बात की थी कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पे फोकस है और ऑब्जेक्ट यहां रख दिया ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी? सेम साइड। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। राइट, ऐसा होगा। और फिर हम लोगों ने इसके ऊपर इक्वेशन ली थी 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस ऑफ 1/u। फिर हमने मल्टीप्लाई किया था बोथ साइड बाय v। तो क्या v/f इक्वल्स टू v/v माइनस ऑफ v/u ऐसा हो गया था? कुछ याद करो। तो क्या v/f Yes. इक्वल्स टू 1 माइनस v/u को हम m लिख देते थे, तो क्या m का मतलब 1 माइनस v/f हो जाता था? इफ v इक्वल्स टू माइनस d। क्या मैं ऐसा लिख सकता था? कुछ याद आया? अरे याद आया, कुछ हमने ऐसा काम किया था। इसके Yes, अंदर sir. Yes, sir. ऑब्जेक्ट कहाँ था? ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ थी? बिटवीन ऑप्टिकल Between सेंटर FM and एंड फोकस। और इमेज कहां बनी थी? ऑन द सेम साइड। नेचर कैसा था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा था? एनलार्ज। क्या ये बातें याद है हमें? yes, sir. Yes, हाँ sir. सर, ये बातें हमें याद होनी चाहिए। इस सिंपल माइक्रोस्कोप ने बहुत अच्छा काम किया कि इमेज को बड़ा कर दिया। बहुत अच्छा काम किया, ये तो इमेज को बड़ा कर दिया, मजा आ गया सर। लेकिन सोचो सर, अगर मैं अमीबा या पैरामीशियम को देख रहा हूं, तब तो हमें और बड़ा चाहिए। सर, अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ध्यान से देखते हैं, अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ध्यान से देखते हैं, तो सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा सा जो दिखता है। हम लोग यहां से अपनी आईज रखते हैं और ऐसे करके देखते हैं। ये देखो, हमारी आईज तो यहां होती है ना, ये होती है ना हमारी ह्यूमन आई, तो अरे यही होती है ना। Yes, sir. Yes, और sir. ऑब्जेक्ट यहां पड़ा होता है, ऑब्जेक्ट यहां होता है। हाँ सर, ऐसे ही होता है। तो ये लेंस क्लोजर टू ऑब्जेक्ट होता है, ये लेंस क्लोजर टू ऑब्जेक्ट होता है, कॉल्ड ऑब्जेक्ट लेंस। क्या बात सही है? और ये लेंस क्लोजर टू आई होता है, कॉल्ड आई लेंस। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. तो इसमें ना दो लेंस होते हैं, इसे
इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस। हाँ सर, ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस के बीच का डिस्टेंस ये डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट लेंस and eye lens is called length of microscope tube। इसे कहते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। क्या बात याद रहेगी? यस सर। लिखो। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता क्या है बता देता हूं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता क्या है देखो, द ऑब्जेक्ट लेंस एनहांस the image of object which is further enhanced by eye lens। इसीलिए, और कंपाउंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कंपाउंड मतलब। व्हाट इज कंपाउंड? बोलो। कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। टू और मोर, है ना? जो दो या दो के कॉम्बिनेशन से बना हो, क्या उसे ही कंपाउंड वर्ड यूज करते हैं हम? यस। तो यहाँ पे दो लेंसेज हैं, इसीलिए इसका नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पड़ा है। बच्चों लिखो इसे। सर ऊपर जो डायग्राम है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। हाँ जी, ओके सर। लिख लिया आप लोगों ने इसे? यस सर। नो सर। लिख लो। ओके, इज इट डन? यस सर। स्टूडेंट्स मैं पूरा बोर्ड इरेज करूंगा, कोई बच्चा लिख रहा है तो बता दीजिए।
मान लो ये F है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। मान लो ये C है, C ऑफ ऑब्जेक्टिव। मान लो ये ऑब्जेक्ट पड़ा है बिटवीन F एंड C। ठीक, तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। कैसी बनेगी? नेचर कैसा होगा? एनलार्ज्ड। नेचर, नेचर पूछ रहा हूँ, नेचर। अच्छा, रियल रियल। एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा? एनलार्ज्ड। क्या बड़ी हो गई इमेज? हाँ सर। क्या रियल इमेज बनी? यस। बड़ी तो बनी। अच्छा, इसके सामने अगर मैं एक और लेंस रख दूं, दिस इज कॉल्ड आई लेंस। रे सीधी आई, इसके फोकस से निकली, और रे ऑप्टिकल सेंटर से गई, सीधी निकली। तो क्या रे बहुत बड़ी इमेज बना गई? यस। हाँ, यही तो रोल है आई लेंस का। तो जो फाइनल इमेज बनी है वो वर्चुअल है एंड इन्वर्टेड। हाईली इन्वर्टेड है, हाईली मैग्निफाइड है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड लिखा है। मैंने वर्चुअल के साथ इरेक्ट नहीं लिखा है, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट इसे, ये है इनिशियल ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ये है फाइनल इमेज। क्या ये बात पॉसिबल है? क्या ऐसे इमेज बनती है ना? लिखो इसे। सर हम्म? सर तो क्या हम अगर नंबर ऑफ आइलैंड्स बढ़ाते जाएं तो फिर इमेज बड़ी होती रहेगी? बिल्कुल सुटेबली जगह पे आपको रखना पड़ेगा। इज इट डन? यस सर।
ठीक है, ओके, नाम ले लेता हूं इसको ओ ए, I1B, IQ। हाँ जी, ओ ए ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, I1B image with respect to object lens, and it behaves like object for eye lens। IQ final image for the system। क्या ये बात समझ आई? यस सर। ठीक है, चलिए आगे सुनते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। पहले मैग्निफिकेशन बात, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बात याद है ये? यस सर। तो अगर मैं आपसे हाँ जी, सर एक डाउट है, जब ऑब्जेक्ट लेंस से लाइट आके इमेज पे जा रही है तब जो इमेज बन रही है तो फिर इमेज थोड़ा ना लाइट अपनी भेजेगी स्ट्रेट, उसकी लाइट तो फिर भी उसी पाथ पे जा रही है। पहले अपनी स्टेटमेंट दोबारा बोलो। सर मतलब जैसे I1B इमेज बन गई पहले लेंस से, हाँ तो जी, तो फिर जो लाइट आ रही है जिससे इमेज बन रही है तो फिर वो तो स्ट्रेट ही जाएगी, इमेज थोड़ा ना अपनी लाइट स्ट्रेट भेजेगी फिर। ये वाली लाइट स्ट्रेट तो डेफिनेटली नहीं जाएगी, ये तो बेंड हो गई। यस सर। तो ये भी यहाँ पे आके मिल गई, यस सर। तो जहां मिल गई वहां इमेज बन गई। तो मतलब इस पिन का जो टॉप हिस्सा है उसकी इमेज यहाँ पे बन गई, यस सर। इसका जो बॉटम हिस्सा है उसकी इमेज यहाँ बन गई। यस सर। तो जो इतना सा ऑब्जेक्ट था आज वो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। यस सर। अब सुन, ये एमीबा या पैरामीशियम रखा हुआ था, क्या ये अपनी खुद की लाइट दे रहा था? नो सर। तो यहाँ से रेस कैसे आ रही थी सोच? एमीबा रिफ्लेक्ट होगी। पैरामीशियम, ये लाइट कहाँ, अगर मान ले रूम में पूरा अंधेरा है तो क्या आपको ये अमीबा दिखेगा? नो सर। नहीं। तो अमीबा के ऊपर लाइट आ रही थी जो आपके रूम की ट्यूबलाइट ऑन थी, तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था जिस वजह से इमेज बन रही थी। यस सर। अब ये जो अमीबा की इमेज बन रही है क्या इसकी खुद की लाइट है? नो सर। नहीं, इसकी भी खुद की लाइट नहीं है, तो इसके पास लाइट कहाँ से आ रही है? सर इसके पास भी वहीं से लाइट आ रही है आपकी ट्यूबलाइट से। आप ट्यूबलाइट बंद कर दो, ये इमेज दिखनी बंद कर देगी, है ना? अरे सर फिर पीछे से बहुत वॉइसेस आ रही हैं आपके। हाँ जी बोलो। आपके पास इस सर पेन बट की, हाँ बोलो। जिस लाइट से इमेज बन रही है वो लाइट तो अभी भी अपना ओरिजिनल पाथ ही फॉलो करेगी, वो ऐसे स्ट्रेट क्यों जाएगी तक नाम बता, जिससे। एक सेकंड मैं नाम लिख देता हूँ ताकि कोई वो लाइट, ये मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा, पहले मैं इसको नाम बना देता हूँ। इसको मैं लिख सर देता बी हूँ, से। एक सेकंड, पी ओ बोल देता हूँ, इसे F बोल देता हूँ,
इसे पी बोल देता हूँ, इसे एन बोल देता हूँ। हाँ, अब नाम के साथ बोलो। सर एम से लेकर बी तक लाइट आई और पीओ से हाँ पी नॉट से लेकर बी तक लाइट आई। अब हाँ वो हाँ, दोनों लाइट्स अपना ओरिजिनल पाथ ही फॉलो करना चाहेंगी। बिल्कुल सही बात है, सब बट बी बिल्कुल सही बात। बी से लेकर एन तक लाइट स्ट्रेट कैसे गई फिर जब वो ओरिजिनल पाथ ही फॉलो कर रही है। बिल्कुल सही बात है। आपके पास एक लाइट है, यहाँ पे लाइट का एक पार्ट, एक लाइट है, लाइट का कोई भी सोर्स ले लेना। इससे एक रे निकलती है, दो रे, या 10 अनंत तक कितनी रेज निकलती है? इन्फिनाइट। इनफाइनाइट निकलती है। क्या ऊपर भी जाती है, साइड में भी जाती है, नीचे भी जाती है, हर एंगल पे भी जाती है? क्या ऐसा यस होता है? हाँ सर, होता तो ऐसा ही है। तो यहाँ पे जब लाइट बनी, ये वाली जो लाइट यहाँ पे आई, ये एक्चुअली में ये लाइट सोर्स है। ये कहाँ लाइट दे रहा है सर? ये सीधी दे रहा है सर, ये ऐसे दे रहा है। लाइट तो ऐसे आ रही थी, ऐसे दे रहा है ये? नहीं सर, लाइट तो ऐसे आ रही थी। इट बिहेव्स लाइक अ लाइट सोर्स नाउ सर। अब ये लाइट सर ऐसे भी देगा, ऐसे भी देगा, ऐसे भी देगा। यहां से एक लाइट थोड़ी आ रही थी, हमने एक दिखाई थी सर। ऐसे तो बहुत सारी लाइट्स आ रही होंगी। यहां से अच्छा सिर्फ दो लाइट्स थोड़ी आ ओके रही थी, ओके सर। है ओके ना? सर आगे समझ ये सब। अब सुनते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैंने पूछा होता मैग्निफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट लेंस, सर मैग्निफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट लेंस, सर ऑब्जेक्ट लेंस की रिस्पेक्ट में तो I1B इमेज है और OA ऑब्जेक्ट है। हाँ सर, और मैग्निफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू आई लेंस, तो आप अगर आई लेंस के लिए पूछोगे तो सर आई लेंस के लिए तो इमेज IQ है, और आई लेंस के लिए तो ऑब्जेक्ट I1B है। क्या मैंने यहां तक सही लिखा? यस और नो? तो अगर मैं आपसे इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन पूछूं तो क्या आप बता सकते हो? यस सर। लिख लो। लिख लो इसे। सर डन। अच्छा, अगर मैं पूरे सिस्टम की मैग्निफिकेशन पूछूं तो तब क्या? सर एम नॉट बाय एन आई है। पूरे सिस्टम की मैग्निफिकेशन पूछूं तो मैग्निफिकेशन फॉर द कंप्लीट सिस्टम, IQ/A। IQ/OA, बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर आपसे कोई कंप्लीट पूछ ले तो आप ऐसा भी बता सकते हो। अच्छा, आप इसको ना थोड़ा और मॉडिफाई भी कर सकते हो। कैसे? कि OA का मतलब है I1B डिवाइड बाय MO। हाँ सर। और सर IQ का मतलब है I1B इंटू ME। हाँ सर, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यूज करो सेकंड को फर्स्ट को इन थर्ड में। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो।
क्या I1B ने I1B को काट दिया तो क्या मेरे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ऊपर चला गया, तो क्या MO इंटू ME लिखा जा सकता है? यस और नो? यस। लिख लो, लिख लो इसे। Is it done? यस सर। यस।